बताओ ऑर्थो इफेक्ट क्या पढ़ा हमने, कोई ऑर्थो इफेक्ट बताओ मुझे क्या है। हाँ बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। यस, अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, इससे हमेशा एसिडिक फैक्टर क्या होता है, ज्यादा। लेकिन ये फिनोल में नहीं होता, किसमें होता है, बेंजोइक एसिड में। और इसका रीजन है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, बेंजोइक एसिड के क्वेश्चन फिनोल से इजी हो गए। क्यों इजी हो गए, ऑर्थो तो चेक ही नहीं करना, ऑर्थो तो सबसे आगे रख ही देना है। तो चार ऑप्शन देगा, चार में से ऑर्थो तो सबसे आगे रख देना, तीन रह जाएंगे, तीनों का ऑर्डर आप चेक कर लो। इस तरह फिनोल से कंपैरेटिवली लेस टाइम लगेगा अगर आप ध्यान से करोगे तो बेंजोइक एसिड, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। आज हमने पढ़ना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, एक पहले एक एक्सेप्शन लिख लो, लिखो क्वेश्चन बना के लिखो इसे। आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, out of orthonitrophenol and paranitrophenol, which one is more acidic and why? Out of orthonitrophenol and paranitrophenol, which one is more acidic and why? तो पहले तुम अपना लॉजिक लगाओ कि कौन सा ज्यादा होगा। दोनों ही नाइट्रो हैं, एक ऑर्थो पे लगा है, एक पैरा पे लगा है। तो पहले तुम अपने बेस पे बताओ भी कौन सा ज्यादा होना चाहिए। ऑर्थो, क्योंकि -R तो सेम है, पर ऑर्थो पे -I क्या है, ज्यादा है। तो लिखो ऑर्थो शुड बी मोर एसिडिक देन पैरा, ऑर्थो शुड बी मोर एसिडिक देन पैरा ड्यू टू मोर नेगेटिव आई, ड्यू टू मोर नेगेटिव आई इफेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन, ड्यू टू मोर नेगेटिव आई इफेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन। पहले तो ये समझ आ गया, क्योंकि R तो सेम ही है, डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता। लेकिन नेक्स्ट टाइम में लिखो बट एक्चुअली पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। पढ़ेगा कैसे इसे, ड्यू टू पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H bonding in orthonitrophenol, due to intramolecular H bonding in orthonitrophenol। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। बना के देखो कहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ टॉपिक है हमने। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनेगा या नहीं, पैरा में क्यों नहीं बनेगा, ऑर्थो में क्यों बनेगा। ऑर्थो में क्यों बन जाता, पैरा में क्यों नहीं बनता। क्या कंडीशन रहती थी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनाने के लिए, रिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मेंबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऑर्थो में तो रिंग बन जाएगी 5 और 6 मेंबर, लेकिन पैरा पे तो बहुत बड़ी रिंग आ रही है। इतने ज्यादा दूर होने से
एच बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि एच बॉन्ड एक वीक इंटरेक्शन होती है, वीकर इंटरेक्शन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से नहीं हो पाती है ना। तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन गई, लेकिन इसमें तो 8 तक जाएगा, आई थिंक 9 तक, है ना। तो ये नॉट पॉसिबल, नो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बट इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट। अब ऐसा होने से क्या होगा, अगर आपस में एच बॉन्ड बन गया तो ओ ने एच को वहीं पे बांध लेना है, ओ ने एच को पकड़ लेना है, जिससे एच पॉजिटिव पानी में जो आना था एच पॉजिटिव बन के, वो नहीं आएगा या कम आएगा। अगर पानी में एच पॉजिटिव कम आएगा तो हमें तो एसिडिक कैरेक्टर वहीं से पता चलता है कि पानी में एच किससे ज्यादा आते हैं। तो फिर होना तो चाहिए था हमारे कॉलोनी ऑर्थो में पानी में एच पॉजिटिव ज्यादा आने चाहिए थे, क्योंकि हमें लगता है ये माइनस आई ज्यादा दिखाता है, लेकिन बीकर में मैं देखे जा रहा हूँ एच कम दिख रहे हैं उल्टा। रीजन हमें पता चला, ये एच को किसने रोक लिया, ओ ने एच बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये फिर एक्सेप्शन फीचर है, यहाँ हमारा नॉर्मल जीओसी का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, होना चाहिए था ऑर्थो, लेकिन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है क्या, पैरा। कर लोगे बेटा, तो ये ज्यादा एसिडिक है, एच यहीं पे रुक गया, तो एक ये असर्शन बन गया, असर्शन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल। रीजन क्या बनेगा, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, किसमें, इन ऑर्थो। ठीक है, आंसर ए बनेगा, दोनों सही है और करेक्ट आंसर भी। तो कई जगह ऐसा एक आधा एक है वैसे जो एनसीईआरटी में दिया हमें यही वाला है, हाँ, लेकिन आपको ध्यान रख लेना एक आधा कोई और भी ऐसे दिखा दे भी इसमें एच बॉन्ड है, कोई फर्क पड़ेगा, तो आपको हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है एच बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपस में दोनों का ही फर्क पड़ेगा और किसी से नीचे नहीं जाएगा, ये बहुत हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, कर लोगे, तो एक ये ध्यान रखना है। तो दो चीजें एक्सेप्शनल हो गई, फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये वाला याद रखना है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग वाला। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट याद रखना है, उसमें वो ऑर्थो अलग रख लेंगे, बाकियों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लिखो। आउट ऑफ ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, out of ortho methyl benzoic acid and ortho ethyl benzoic acid, out of ortho methyl benzoic acid and ortho ethyl benzoic acid, which one is more acidic and why? Out of ortho methyl benzoic acid and ortho ethyl benzoic acid, which one is more acidic and why? ऑर्थो इफेक्ट दोनों में ही आ रहा है अभी। अगर दोनों में ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है तो वैसे तो देखा जाए पॉजिटिव आई इथाइल का ज्यादा है, इथाइल का ज्यादा पॉजिटिव आई है, ईडीजी ज्यादा है, तो एसिडी क्या होनी चाहिए, कम, लेकिन इसमें भी उल्टा है। रीजन, ऑर्थो इफेक्ट बढ़ जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से, और स्टेरिक हिंड्रेंस डिपेंड करती है साइज पे। तो बताओ किसका साइज ज्यादा बड़ा है, मिथाइल का या इथाइल का। हाँ, तो यहाँ साइज बिगर लिख लो, साइज बिगर की वजह से मोर ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है, SIR, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोपाइल कर दूं और डोनेटिंग है, लेकिन नहीं, एसिडी क्या हो जाएगी, ज्यादा। टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा अल्काइल ग्रुप में, उतना ही ऑर्थो इफेक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा। तो कई बार ऑर्थो इफेक्ट में हमें ऐसे भी देखना पड़ेगा। कर लोगे बेटा, ठीक है। लास्ट एप्लीकेशन हमारी एक रह गई है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। जैसे फिनोल पढ़ा, बेंजोइक एसिड पढ़ा, वैसे ही बेसिसिटी यहां हम पहले आर वाली करेंगे, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। हमने ऐसे तो पढ़ा हुआ है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बताओ, EDG। इनवर्सली क्या रहती है ना। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन कर रहे हैं, लेकिन बेसिसिटी ऑफ अमाइन में पहले कर रहे हैं बेसिक करैक्टर ऑफ एनिलीन। बताओ एनिलीन किसे कहते थे, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, NH2, है ना। तो क्योंकि बाकी पॉजिटिव आई नेगेटिव आई वाले तो हम कर आए थे वहां पे, अब आर वाले बेंजीन वाला लेके चल रहे हैं। सेम टॉपिक है। अगर यहाँ ग्रुप लगेगा, या तो होएगा EDG, या क्या होगा, EWG। अगर EDG होगा तो मोर बेसिक, इसमें क्या होगा, लेस बेसिक। ऑलमोस्ट सिमिलर सा टॉपिक ही है ना, सेम ही करना है आपने। वही CS3 OCS3 नाइट्रो साइनो सेम लगाएंगे। अगर ऑर्थो पैरा पे सेम आया तो माइनस आई देखेंगे ना, मेटा पे होता नहीं, सारी चीजें सेम ही, ठीक। लेकिन इसमें भी आगे पढ़ने से पहले एक ऑर्थो इफेक्ट है, वो पहले ही कर लेते हैं हम। इसमें भी आता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या है ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड में क्या किया, उमेश बताएगा। उमेश, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट क्या था। अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पे आता है, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है बेटा। अच्छा, अगर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो वैसे अगर जनरली देखें तो एसिड बेस सोल्यूशन होते हैं, तो बेसिक करैक्टर, बस वो इसमें याद कर। इसमें बेसिसिटी है, तो बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो याद पहले ऐसे कर लो, इसमें बेसिक करैक्टर ऑर्थो इफेक्ट पे क्या हो जाता है, डिक्रीज। इट मींस इफ एनी ग्रुप अटैच्ड at ortho, its basicity will decrease। तो ऐसे करने से आपको ऑर्गेनिक में एक ही चीज याद हो जाएगी भी, बेंजोइक एसिड में एसिडिटी होती है वो तो ज्यादा होती है, लेकिन एनिलीन में बेसिसिटी होती है। तो अगर एसिडिटी ज्यादा होती है, बस ऐसे आपको याद रह जाएगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसका रीजन अलग है अभी, इसका रीजन अलग है। रीजन SIR नहीं हो सकता, क्योंकि SIR मैंने कल आपको बताया था, अभी अगर H लगे हुए हैं तो क्या SIR होगा। तो फिर इसका रीजन SIR नहीं है, इसका रीजन एक और दे रहा है, SIP। SIP दिया हुआ है, SIR नहीं कहना, ठीक है। व्हाट इज SIP, लिखो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसे कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन
ऑफ प्रोटोनेशन। क्या है प्रोटोनेशन? अगर ये बेस है इट मींस H पॉजिटिव लेगा, बेस है तो H पॉजिटिव लेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तभी बेस है ना। बेस की प्रॉपर्टी क्या है? इस केस में OH तो है नहीं है इसके पास, तो फिर H लेने वाला भी क्या होगा? बेस होगा, है ना। तो इसकी बेसिसिटी यहाँ OH देने वाली नहीं है, उल्टा H लेने की वजह से है। जितना H जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, खींच लेगा, फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, बताओ बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जितना जल्दी आएगा ज्यादा बेसिक, कम आएगा कम बेसिक। खींच नहीं रहा H से इसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा था, नॉट बेसिक। इट मीन H को ज्यादा खींचना है ना। अब H को ज्यादा खींचते हुए H जब यहाँ पे आने लगता है तो ये वाला ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, किसे? इसे। ये ऐसा हो गया कि क्राउड ज्यादा है, एन के अराउंड अगर ये लग गया और तो जितना ये बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा उतना क्राउड क्या होता जाएगा? ज्यादा। हमें भी सुना दो कौन सा गाना है ये? नेहा तुमने चलाया? पीछे तो एक ही है फिर। किसका था फोन ये? तेगवीर का, आई नो। ठीक है, ये और तो है। चलो एक आधा डॉक्टर ऐसा भी बन जाता है। ये ग्रुप बड़ा है, जितना ये बड़ा ग्रुप है बेटा उस वजह से कोई घूमा नहीं है ये, है ना, घूमने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से कहीं ना कहीं H पॉजिटिव आने से थोड़ा हेजिटेट करेगा, क्योंकि इसे लगता है भी आसपास क्राउड क्या है? ज्यादा है। बट स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाए, इसका बाहर वाला सर्कल इलेक्ट्रॉन का तो है ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन का सर्कल जो है कहीं ना कहीं से पुश तो करेगा, अभी दूर रहे, इतनी जगह नहीं है हमारे पास। तो इस क्राउडिंग की वजह से H पॉजिटिव इस पे आ नहीं पा रहा, आ नहीं पा रहा। दिया क्यों आते हो बेटा क्लास में? बातें करनी है, साथ वाले रूम में बैठ जाओ। बनने तो जा रहे हो तुम इंजीनियर, IIT। अब हमारे पास इंक्वायरी आ रही है +1 की, जो पेरेंट्स आ रहा है IIT से कम बात नहीं करता जी, हमारे बच्चे को IIT करनी है। IIT कहाँ करनी है? दिल्ली बॉम्बे करनी है, कोई बात ही नहीं कर रहा, चाहे 70% है। तुम्हारा भी यही हाल था जब आए थे, अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अब IIT छोड़ो, तुम JEE मेन तक नहीं पहुंच रहे। क्या बात हो गई? गायब हो गए ड्रीम्स, आयान हट गए अब? हम्म, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी चीज बेटा इजी नहीं मिलती इस दुनिया में। अगर किसी का नाम तुम्हें एलोन मस्क का सुनते हो तो इजी नहीं है, स्ट्रगल किया हुआ है सबने। जिसका भी नाम तुम्हें लगता है गूगल का CEO बन गया, कौन सा हमारा वो सुंदर पिचाई, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो हमें कई बार दिखाई नहीं देता। तो स्ट्रगल करना पड़ता है ना। कुछ नहीं है ऐसा कि भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाओगे और तुम IIT नहीं। भूल जो, ऐसी बातें नहीं है, छोड़ दो इन चीजों को, मेहनत करोगे तभी होगा। हम्म। H पॉजिटिव यहाँ आने से रोकेगा, तो इसे फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना दिया, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोन। बस हमने एक रीजन याद करना है। अभी यहाँ आपको पूछे भी क्या ये ऑर्थो इफेक्ट, इसमें भी ऐसा ही आ रहा है तुमको कि नहीं? सर ने पढ़ाया था भी, सर नहीं है, SIP है, सिप है। ठीक है, तो नोट सर, सिप इज हियर। कर लोगे बेटा? लिख लो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोन, कर लोगे? बाकी सिमिलर सा ये, फिर ऑर्थो को पीछे रख दो, बाकियों का कंपैरिजन कर लो, है ना। करिए अब स्टार्ट। हमें भी लगता था कि हमारा टीचर बेकार है, तुम्हें भी लगता है ना। हमें भी लगता था कि पता नहीं क्यों पढ़ाता रहता है, पढ़ाता रहता है, कोई बातें नहीं सुनाता। तुम्हें भी लगता है। वेडिंग में कर लिया अंतर फिर? तो ये बेटा बाद में पता चलता है ना।
मैं हमेशा कहता हूँ कि दो लोग तुम्हारे सबसे सगे हैं, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स, जिनका देना तुम कभी नहीं दे सकते। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि तुम कुछ बन जाओ, है ना। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, मैं मानसा पढ़ा हूँ +1 2, और हम पौने 5 जाते थे। और मुझे याद है कि हमसे ज्यादा स्ट्रगल मेरी मदर करती थी। सर्दी हो गर्मी हो, उसने बेचारी ने 4 बजे उठ के सारा लंच हमारा बना के टिफिन पैक करके देना, मेरे से पहले उठ जाना कि बेटा पढ़ने जा रहा है ना। तो कितना स्ट्रगल है उनका, स्ट्रगल हम नहीं, कई बार ध्यान नहीं देते, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं भी इसकी तो ड्यूटी है, करेंगे करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम कभी कभी मिस कर देते थे भी, नहीं आज नहीं उठा जा रहा। उन्होंने बेचारों ने उठ के अपनी सब्जी बनानी, रोटी बनानी, टिफिन पैक कर देना, हम कहते नहीं आज नहीं जाना, मन नहीं कर रहा। तो एक तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं बेटा, उनके लिए पढ़ लो, है ना, बहुत तुमसे हाई होप्स हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत अगर कंसर्न होता है तो तुम्हारे टीचर को होता है, क्योंकि उसका नाम तुमसे जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि मेरा हर बच्चा निकल जाए, कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि मैं, मुझे कितनी भी नॉलेज है, मैं नहीं बैठ सकता जाके एग्जाम में, मेरा बच्चा मुझे रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझो कि तुम्हें बुरे चाहे लगते हो दोनों ही, पेरेंट्स भी हम भी, लेकिन और तुम्हारा कोई वेल विशर है नहीं है, दो ही जने हैं। बताओ गलत कह रहा हूँ मैं? तो इसलिए हमें भी हमारा टीचर लगता था अभी पता नहीं क्यों बोलता रहता है, हमें डांट देता है, खड़ा कर लेता है, बेइज्जती करता है, कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कि यार करता था बेइज्जती तो पढ़ा गया, है ना। जिसने नहीं की उसका हम पढ़े नहीं। तो बाद में पता चलती हैं बातें। तो इसलिए माइंड ना किया करो दोनों की बातें। अभी ऑर्थो फैक्ट के बेस पे हम बस इसमें ये करेंगे भी, ऑर्थो पीछे रख देंगे, है ना। इतना कर ले स्टार्ट। देखो करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो मैं तीनों इकट्ठे ही दे रहा हूँ क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिनोल में, कल मेरे पास कोई +1 की एडमिशन करवाने आए, ताया जी थे उनके बच्चे के। तो उन्होंने बताया, कहते मैं जी 18 साल अमेरिका लगा के आया हूँ, 10 साल न्यूयॉर्क बता रहे थे, कहीं और बता रहे थे, कहते मैं ट्रक चलाता था वहाँ। कहते मेरे भाई का बेटा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो हमने स्ट्रगल देखा है वहाँ यूएस में, ये ना देखे। और मैं चाहता हूँ कि कुछ यहीं पे बन जाए, डॉक्टर बन जाए या इन्हें बन जाए, जबकि वो यूएस में था, है ना, बहुत अच्छा। कहता हम लोग जो पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, हम अपना बैठने के लिए भी, जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, घर से कपड़ा लेके जाते थे। तो चलो किसी तरह सरवाइव करके यूएस चले गए। पैसे की कहता कमी नहीं है आप, क्योंकि पैसे की तो तुम्हें पता है बेटा, सोगन है ना। सोगन है ना हमारे से, 80-90 का डॉलर हो चुका है। कहता मैं चाहता हूँ उसे कि तुम पढ़ा दो, पैसे की मुझे चिंता नहीं है, मैं चाहता हूँ ये डॉक्टर बन जाए। तो वो बंदा भी बेटा यही सोच रहा है कि रेपुटेशन तो इसी में है कि तुम एक वाइट कॉलर जॉब करो, है ना। ट्रक चलाना, ये चलाना, चलो पैसे तो कमा ही लेंगे। वो भी बंदा ये सोच रहा है पूरी लाइफ एंजॉय करने के बाद कि मैं इसको कुछ बना के जाऊं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, कि तुम्हारे पास ऑप्शन मिला हुआ है, तुम बन सकते हो अभी से कुछ ना कुछ। एक तो ये क्वेश्चन करके दो। दूसरा क्वेश्चन एसिड का भी करके दो। तो तीसरा क्वेश्चन सिमिलर सा, माइन का फर्क क्या पड़ेगा। पहले दोनों में विड्रॉइंग ज्यादा, डोनेटिंग कम, इसमें डोनेटिंग ज्यादा, विड्रॉइंग कम। फिर उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट वाले पे आएंगे, ठीक है।
वही 3-4 ग्रुप्स लगाए हैं मैंने, ताकि अगर बेसिक आपको समझ आ जाए। इन दोनों में एक जैसा टॉपिक है, इन दोनों के लिए तो होगा सबसे ज्यादा मोर विथड्रॉइंग, फिर लेस विथड्रॉइंग, फिर नॉर्मल एसिड, फिर लेस ईडीजी, सबसे पीछे मोर ईडीजी। इसमें उल्टा कर देना, साइन चेंज हो जाएंगे बस। मोर ईडीजी आगे आ जाएगा, मोर ईडब्ल्यूजी पीछे चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सही कर रहे हो बिल्कुल। एफर्ट लगाना जरूरी होता है ना। हमें हमारा टीचर कहता था, कहता कोई उसैन बोल्ट है, सुना नेम? हमेशा ओलंपिक में वही जीतता है। पर हमारे देश का या किसी और देश का 10 देशों के 20 देशों के बंदे जाते हैं फाइट करने, उन्हें पता है कि हम जीतेंगे नहीं उससे, फिर भी जाते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है ना। हमारी कंट्री का जो भी एथलीट उसके आगे भागता है, हमें पता वो हार के आएगा, पर फिर भी हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसने एफर्ट लगाया। तो कई बार एफर्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, जीत हार मैटर नहीं करती। उसे हर कोई एफर्ट के हाँ गया है, इसने भी अपना जोर लगाया, कोई बात नहीं, इसलिए एफर्ट जरूर लगाओ, है ना। होगा नहीं होगा डजेंट मैटर। पहले के लिए कोई हैंड रेज कर लो। पर सिमरन, हाँ बता। सबसे ज्यादा पहले बोल रहे हो? सबसे ज्यादा 3, उससे कम 2, उससे कम, उससे कम। जिसने ये किया वो दोबारा से हैंड रेज करो, जिसका ये आंसर है। आप बेटा एक्सप्लेन करो मुझे, सेकंड लास्ट बेंच पे। बस मुझे ये बता दो, इसका आर कौन सा लिखूं? ये वाला, ये वाला, ठीक हो गया। माइनस आर में 2 विदड्रॉइंग है, मोर किसके लिख दूं? तो बस मोर विदड्रॉइंग सबसे आगे, लेस विदड्रॉइंग पीछे, डोनेटिंग सबसे पीछे। बस ये वाला ऑर्डर है, देखो, मोर विदड्रॉइंग, लेस विदड्रॉइंग, एसिड, डोनेटिंग। कर लोगे ऐसे? सेकंड करो। सुखमन, सुखमन बोलना बेटा, बोलो दोबारा। 4 3 1 2, ठीक हो गया? क्लियर है सबको? प्लस आर, माइनस आर, माइनस आर मोर लिख दो। जितना ज्यादा विड्रॉइंग आगे पीछे, ये सबसे पीछे। क्लियर हो गया अभी? लास्ट में उल्टा करना है आपको, सबसे ज्यादा 2 से 1। 2 वाला ईडीजी है, ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये मोर विड्रॉइंग है। इसमें उल्टा होगा, मोर डोनेटिंग आगे आएगा, मोर विड्रॉइंग पीछे जाएगा, बस इतना फर्क हो जाएगा बेटा। अब एक ऑर्थो फैक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट डाउन टॉपिक बना लो, ऑर्थो फैक्ट। पहले एसिड का कर दो। इसमें ऑर्थो फैक्ट है तो आपका इजी हो गया, क्योंकि ऑर्थो तो आगे आ ही जाएगा।
इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। ऑर्थो सर्कल कर लो, उसे नहीं देखना। ऑर्थो कौन सा है, ये वाला? इनमें से ऑर्थो इन्हें देखना ही नहीं। इसे सबसे आगे लिख देंगे, इसे सबसे पीछे लिख देंगे, बाकी कर लो बस 3। फिर में तो काम इजी हो गया ना, बाकियों का कंपैरिजन कर दो। डन। और पहले में क्या है? 1 4 आएगा, तुमने 4 1 लिख, क्योंकि 4 पीछे जाएगा ना, ईडीजी है ना, तो 1 आगे आ जाएगा, बाकी ठीक है। क्या लिख दें बेटा इसे? आई या आर ऐसे बोलो, क्या लिखो? माइनस आई ई डब्ल्यू जी, ये वाला प्लस आर ई डी जी। ईडीजी तो पीछे जाएगा, तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे आगे 2 तो आ ही गया। इसके बाद कोई और ईडब्ल्यू जी है? इसके बाद 1, सबसे पीछे 4, 4 आ गया ईडीजी, ये आ गया ईडब्ल्यू जी, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आ गया। ठीक है, तो एसिड से पीछे ईडीजी, एसिड से आगे ईडब्ल्यू। सेम है बेस के लिए, बेस के लिए सी एस सी, यहाँ पे प्लस आई, मेटा पे इसका प्लस एच भी होता है, कुछ प्लस आर ही होता है वो भी। मिथाइल का क्या होता है? प्लस एच, लेकिन वो ऑर्थो पैरा पे होता है। अब करो दोबारा से, दोनों ईडीजी है, मोर कौन सा है? मोर ईडीजी, लेस ईडीजी। अब ट्राई करो फिर। सबसे ज्यादा मोर ईडीजी 4, फिर 3, फिर 1 लास्ट पे। कर लो बेटा, क्लियर है सारा टॉपिक? ऑर्थोडॉक्स समझ आ गए 2 जगह? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो। अगर एनिलीन नहीं है ना, सिंपल बेस है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस basicity of amine decrease with increase in extent of conjugation. Basicity of amine decrease with increase in extent of conjugation. Reason, अगर NH2 का लोन पेयर कहीं पाई के साथ कंजुगेशन में आ गया, तो ये तो लोन पेयर इधर दे देगा। अगर इधर दे देगा तो बताओ क्या H पॉजिटिव को मिलेगा ये? सोचो, अगर कंजुगेशन है लोन पेयर की, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर तो मॉलिक्यूल को दे दिया, H पॉजिटिव को कहां से देगा? नहीं देगा ना। इसका मतलब
कंजुगेशन और नॉन कंजुगेशन अलग कर लेंगे, उसके बाद ईडीजी देखेंगे। तो ईडीजी से ऊपर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। बेसिसिटी गलत नहीं है, हमने पहले लिखा बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी, लेकिन इसमें आगे नॉन कंजुगेटेड आगे आ जाएंगे, ज्यादा बेसिक, फिर लेस कंजुगेटेड, फिर मोर कंजुगेटेड। तो पहले नॉन कंजुगेटेड, लेस कंजुगेटेड, मोर कंजुगेटेड। पहले तो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन देखनी है। हाँ, अगर आपको लगे भी इनमें रेजोनेंस तो एक जैसा है, कंजुगेशन एक जैसी है, फिर तुम दोबारा से ईडीजी देखना, वो सेकंड नंबर पे चल जाएगा, है ना। तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर ये रह जाएगा, ये पहले नंबर पे ये देखना है, फर्स्ट फैक्टर ये देखना है, पहले ये डिसाइड कर लो। दूसरे नंबर पे बेसिसिटी क्या देखनी है, ईडीजी देखनी। तो एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, जो आई इफेक्ट में किया था उसमें हमने रेजोनेंस नहीं लिया था, सीधा लिया था भी पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है। लेकिन अब एक चीज और देखनी पड़ेगी, भी अगर आपको 4 मॉलिक्यूल देता है, उनमें ये भी देखना पड़ेगा भी किसमें रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस आ गया अलग कर लो, नहीं आया अलग कर लो। उनमें आगे ईडीजी आने से बढ़ेगी, ईडब्ल्यू आने से कम होएगी। तो डोमिनेटिंग फैक्टर माइंड में बिठा लो, सिर्फ ईडीजी नहीं है इस केस में। डोमिनेटिंग फैक्टर पहले ये है, मोर इज कंजुगेशन, लेस इज बेसिसिटी। समझ आ रही है बात। तो अगर बेंजाइल नहीं है, ये वाले एनिलीन नहीं है, तो एक चीज और करके देख लेते हैं हम। जैसे इनमें देखो, इसमें से तुम मुझे ऐसे लिख के दो किसमें कंजुगेशन है किसमें नहीं है। तीनों का कंजुगेशन के बेस पे ट्राई करो पहले। जितनी ज्यादा कंजुगेशन उतना लेस बेसिक। किसमें रेजोनेंस है नहीं है, लेकिन नॉन कंजुगेटेड लिख दो। या देखो ये आगे ही रहेंगे, चाहे इन पे ई डब्ल्यू जी ही लगा हो तब भी आगे रहेंगे। मान लो मैं इस पे ऑक्सीजन लगा दूं खींचने वाला, तब भी आगे। ये क्या है, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड में मोर और लेस लिख सकते हैं। किसे मोर कंजुगेटेड, मोर कंजुगेटेड, ये वाला लेस कंजुगेटेड। तो एक इन तीनों में आई से डोनेटिंग या विड्रॉइंग से पहले ये देखेंगे भी जितना ज्यादा कंजुगेशन उतना क्या जाएगा, पीछे जाएगा। तो बताओ क्या ऑर्डर लिखें, 1 2। तो बस इसमें एक चीज और याद रखनी है, बेसिसिटी में बाकी सेम ही है, ईडीजी वाले हैं, लेकिन एक चीज और, जितना ज्यादा कंजुगेशन वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, उतना बेसिसिटी क्या होगी, कम। कर लो बेटा, क्लियर है यहाँ तक। कल कुछ क्वेश्चन भेजे थे, किए तो नहीं है। चलो अब मैं रैंडम दे दूं, फिर हमने 5 टॉपिक कर लिए। एक बार सिंपल सा रिवाइज करते हैं पहले, कॉपी पे चेक करो, पढ़ो। कार्बोकेटाइंस के लिए बोलो क्या ऑर्डर किया हमने, बेंजाइल नहीं है, कार्बोकेटाइंस के लिए हैंड रेज करो। स्टेबिलिटी, बोल क्रिश बोल रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन सीपीएम, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर हाई लीस्ट, एंटी एरोमेटिक। ठीक है बेटा, ये चेक करो कॉपी पे मिल गया कहीं लिखा हुआ। सबसे ज्यादा सीपीएम, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, फिर एंटी एरोमेटिक।
अगर दो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर दो मॉलिक्यूल दोनों में रेजोनेंस है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर दो मॉलिक्यूल दोनों में ही हाइपर कंजुगेशन है तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया। सेकंड, रेडिकल के लिए कोई बोलो, हैंड रेज करे। हाँ बेटा। हाँ, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, एरोमेटिसिटी नहीं आती। ठीक है। एनाइंस के लिए एरोमेटिक आएगा, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन नहीं आएगा, आई एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है। लेकिन कार्बोकेटाइन रेडिकल दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इन्हें ईडीजी स्टेबल करता है, कार्बोनाइन उल्टा इसे ईडब्ल्यूजी स्टेबल करता है। तो अगर कभी बेंजाइल वाले आते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल रेडिकल या बेंजाइल कार्बोनाइन, तो इनमें आप ये देखोगे प्लस आर माइनस आर ईडीजी ईडब्ल्यूजी। ठीक है, क्लियर है। तीन हो गए स्टेबिलिटी में। एसिडिटी, मोर ईडब्ल्यूजी, मोर एसिडिक। ऑर्डर क्या लिखा, मोर ईडब्ल्यूजी, फिर लेस ईडब्ल्यूजी, फिर एसिड, फिर लेस ईडीजी, फिर मोर ईडीजी, ये वाले। लेकिन बेंजोइक एसिड में एक चीज इजी है हमारे लिए, ऑर्थो तो सबसे आगे है ही है, बाकियों का कंपैरिजन कर। बेसिसिटी में इसका उल्टा कर दो, मोर ईडीजी आगे, लेस ईडीजी, फिर बेस, फिर लेस ईडब्ल्यूजी, मोर ईडब्ल्यूजी। एनिलीन में एक ऑर्थो इफेक्ट आता है, ऑर्थो से बेसिसिटी पीछे हो जाती है। बेसिस में अगर रैंडम एनिलीन नहीं है तो एक चीज और है भी, जितना ज्यादा कंजुगेशन आ जाएगी, रेजोनेंस आ जाएगा, उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे 5-6 पॉइंट हैं जो मेन माइंड में। क्लियर है बेटा। रैंडम करने कुछ एक क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ट्राई कर। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहला है कार्बोकेटाइंस हैं, सेकंड कार्बो एनायंस हैं, रेडिकल्स हैं, फोर्थ एसिडिक कैरेक्टर है फिनोल का, फिफ्थ ऑर्थो इफेक्ट आएगा, एसिडिक कैरेक्टर है COOH का। सिक्स बेसिक कैरेक्टर है एनिलीन का।
जाके बेटा बुकलेट में से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी टॉटोमरिज्म मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। एक टॉपिक हमारा इनोल्ड कंटेंट लिखा हुआ है, एक ब्रेडेड रूल, लास्ट पेज एक रह गया पढ़ने वाला। बिल्कुल बुकलेट का लास्ट पेज छोड़ देना, वो मैं मंडे करवाऊंगा। उससे पहले वाले इनके एग्जांपल्स हैं काफी ज्यादा कार्बोकेटाइन के, वो सर्कल कर लाओ जो आपको समझने हो, ठीक है। ये वाली कर ली असाइनमेंट आपने जो कल दी थी? कल ऑनलाइन क्लास ले लें इसका। ट्यूसडे इसका टेस्ट प्लान कर रहे थे जीओसी का। अगर कल ऑनलाइन ले लोगे, आधे घंटे का काम है, 2 पेज है, ठीक है। तो कल ऑनलाइन में कोई टाइम आपको बता दूंगा, शायद 11:30 ही हो जाए, है ना। कल क्लास है? कल किसकी क्लास है? आज आज है शायद, आज है शाम को 5 से 6। आज है बेटा, मॉर्निंग बैच में अनाउंस हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। 5 से 6 आज डाउट्स हैं इसके, ठीक है। 2 पेजेस ही हैं। ट्यूसडे टेस्ट है। टेस्ट में पहला टेस्ट आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में थोड़ा पता चल जाएगा रेजोनेंस, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, उनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन का एक क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन का, अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या, सब्जेक्टिव पार्ट आपका। इससे पहले पहले ले लो एक बार सब्जेक्टिव टेस्ट स्टेबिलिटी वाले टॉपिक से, ये वाले स्टेबिलिटी वाले टॉपिक से पहले पहले। उसमें आपका आता है, स्टार्टिंग सुन लो, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, 3 तरह के इंटरमीडिएट्स, अटैकिंग रेजन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और 4 इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, वहां तक। स्टेबिलिटी वाले का तो मल्टीपल ही लेंगे, ठीक है। तो वहां तक एक बार सब्जेक्टिव टेस्ट तैयार करो, ट्यूसडे लेंगे। पहला किसी ने कर लिया? फर्स्ट के लिए हैंड रेज करो, नरेंद्र।
इनमें से बता एरोमेटिक किस किस के आगे एरोमेटिक कौन सा नंबर है जो एरोमेटिक है? कोई सेकेंड लिखो भी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है कोई? थर्ड एंटी एरोमेटिक है। कोई सीपीएम है? लास्ट सीपीएम है। दो ही रह गए फिर तो कर दो रेंज। सबसे आगे 5 सीपीएम, फिर 2 एरोमेटिक, फिर 1 और 4 में से बताओ। 4 रेजोनेंस, फिर 1 लास्ट पे एंटी एरोमेटिक। चेक करो एंटी एरोमेटिक, सीपीएम, एरोमेटिक, रेजोनेंस, आई। ठीक है, एरोमेटिक समझ आ गया था। 2 पाई 4 पाई एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड करो। कर लिया? हाँ, सबसे ज्यादा 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। ये प्लस एच है बेटा, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये मोर ईडीजी है। तो मोर ईडीजी क्या जाएगा पीछे? 3, 1 नहीं, मोर ईडीजी पीछे जाएगा। चेक करो, ये सही है। लेस ईडीजी थोड़ा आगे आता है। जितना ज्यादा ईडीजी उतना पीछे नहीं जाता। जितना ज्यादा ईडीजी उतना क्या जाएगा पीछे, क्योंकि कार्बन आयन के लिए अगर विड्रोइंग ज्यादा है तो ईडीजी होने से कम होगा। ईडीजी जितना ज्यादा होगा उतना पीछे जाएगा। ठीक है, तो 2 वाला सबसे ज्यादा ईडीजी है क्योंकि प्लस आर है। आर और एच में से ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है? आर। चेक करो। ठीक है, आगे देखो। सबसे ज्यादा 2, 1, 3। बोलो आर। इसमें मेटा है ना, मेटा पे सिर्फ माइनस आएगा। तो डोनेटिंग आगे, विड्रॉइंग पीछे, ऐसे आएगा। ठीक है, 3 हो गए। 4 ट्राई करो गुरनूर। 2, 3, 1। ठीक है, माइनस आर, माइनस आर, माइनस आई मेटा है। माइनस आर 2 है तो मोर किसके आगे लिखें? नाइट, नाइट्रो वाला। ठीक है, चेक करो, जितना ज्यादा माइनस आर उतना ज्यादा एसिडिक। कर लोगे? ऑर्थो फैक्ट लगा के बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा सबसे ज्यादा? ये तो सबसे ज्यादा। ये कौन सा आई होगा? पॉजिटिव आई। तो 2, 1, 3 डोनेटिंग वाला पीछे आ जाए। जितना ज्यादा पॉजिटिव डोनेटिंग उतना पीछे आ जाए। 2, 1। लास्ट ट्राई कर लो। ऑर्थो फैक्ट है इसमें? नहीं है। आर बोलो इसका। ये वाला, ये वाला मेटा है। मेटा पे आर नहीं लिखना। बताओ अब सबसे ज्यादा डोनेटिंग कौन है? और कोई डोनेटिंग है? फिर मोर विड्रॉइंग पीछे जाएगा। जितना ज्यादा विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आगे आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या जाते हैं पीछे। कर लोगे बेटे? आज शाम को 5 से 6 इसकी क्लास है। क्या हो गया? थक गया? एक बेटा ऑनलाइन पीडीएफ भी भेजा आपको, वो भी क्वेश्चन कर लेना। मंडे पे पढ़ के आओ, एक लास्ट से छोड़ के वो मैंने पढ़ा। ठीक है।